स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगले लेक्चर में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिंपल रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रम और उनकी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी एक सिंपल रिजिड रोटेटर की जो रोटेशन मूवमेंट है उससे हम हट करके हम बात करेंगे उसकी नॉन रिजिडिटी की। ये स्लाइड्स आपको पिछले लेक्चर के अंदर विजिबल थी, जहाँ पे कि हम ये देख सकते हैं कि किसी सिंपल रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रम में वह कौन सा जे लेवल है कि जहाँ से होने वाला जो संक्रमण की तीव्रता है वो अधिकतम होगी, वो हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला किस प्रकार से प्राप्त होता है वो इस पॉपुलेशन की इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है आगे मैथमेटिकली। इस प्रकार से ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन दे रखा है। हाँ, आज हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन रिजिड रोटेटर, यानी कि अब हमारा होने को तो एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ही है, लेकिन अब वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में रिजिडिटी नहीं है, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यदि हम उसको नॉन रिजिड कंसिडर यदि हम करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी वैल्यू है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर बाय कैपिटल ई जे एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। ये हमारा रिजिड रोटेटर तक का था। यहाँ पर आगे हम नेगेटिव के अंदर ये फैक्टर्स और जुड़ गए, h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के, और कंटिन्यूशन में जे स्क्वायर जे प्लस 1 होल स्क्वायर जूल। पर चूंकि हमारा इंटरेस्ट स्पेक्ट्रम में है, इसलिए हमने इस एनर्जी इक्वेशन को जो कि जूल में एक्सप्रेस्ड है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर बाय डिवाइडिंग एच सी से डिवाइड करेंगे तो एक ऊपर स्क्वायर का एच कैंसिल और नीचे सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 माइनस एच क्यूब अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी जे स्क्वायर जे प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाइड वे में इसे हम कन्वर्ट करें तो जैसे हमने रोटेटर के लिए सिंपल रिजिड रोटेटर के लिए एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी को एक रोटेशनल कांस्टेंट बी में कन्वर्ट कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर एच क्यूब अपॉन 32 पाई 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी भी अपने आप में एक कांस्टेंट है, जिसे हम यहाँ पर उसे डी से उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। और डी इज वेरी वेल नोन एज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, क्योंकि ये उसकी रोटेशन में नॉन रिजिडिटी की वजह से जनरेट हुआ है, इसीलिए इसे हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एच प्लैंक नियतांक है ही, 32 अपने आप में कांस्टेंट है, पाई अगेन कांस्टेंट, आई यानी कि म्यू आर स्क्वायर वो जो मॉलिक्यूल हमने लिया है उसके लिए कांस्टेंट है, आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अंडरस्टूड, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट है, सी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी हमारे लिए स्थिरांक है। तो अपने आप में डी एक पूरा का पूरा स्थिरांक के तौर पर यहाँ पर कार्य करेगा। अब यदि हम इस नॉन रिजिड रोटेटर की नॉन रिजिडिटी के साथ साथ हम ये भी मान लें कि जो रोटेशन है वो एनहार्मोनिक है। एनहार्मोनिक को हम सामान्य भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लिया कि एक फैन है, यदि वो एक फैन एक मिनट में यदि 1000 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो प्रत्येक मिनट में यदि वो 1000 रिवॉल्यूशन करता है तो उसे हम कहेंगे हार्मोनिक रोटेशन या हार्मोनिक मोशन। लेकिन यदि वो पहले मिनट में 1000 मूवमेंट रोटेशन कर रहा है और अगले मिनट में 998 कर रहा है या अगले मिनट के अंदर 1005 कर रहा है, तो वो एनहार्मोनिक मोशन होगा उसका। तो इस प्रकार से यदि हमारा जो रोटेटर है वो नॉन रिजिडिटी के साथ साथ यदि एनहार्मोनिक भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर कुछ एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट एच के ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर, ये डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 में ही एडिशन हो जाता है एच जे क्यूब जे प्लस 1 होल क्यूब प्लस के डैश डैश डैश। हालांकि ये जो कांस्टेंट है एच और के ये बहुत कम इनकी वैल्यू है और हम प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इन्हें हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यदि हम स्पेक्ट्रम की बात करें नॉन रिजिड रोटेटर के लिए, तो हमें स्पेक्ट्रम के लिए जो प्राइमरी हमारी कंडीशन है वही है कि एक ट्रांजिशन होना चाहिए और ट्रांजिशन के साथ साथ उसे गवर्न करने के लिए जो रूल है हमारे पास में वो सिलेक्शन रूल, कि क्या चयन का नियम यहाँ पर काम कर रहा है।
तो जो सिलेक्शन रूल है फॉर द रिजिड रोटेटर के केस में वो ±1 था, तो एनआरआर के केस में भी वो यहाँ पर ±1 ही है। तो अब यदि हम कंसिडर करें कि मान लिया कि एक ट्रांजिशन किसी जे से अपर J+1 लेवल में हो रहा है, यानी कि डेल्टा J+1 कंसिडर कर रहे हैं, तो अपर J लेवल से लोअर J लेवल की एनर्जी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। तो अपर J लेवल J+1 बन गया, J+1 बन गया, तो J+1 तो नीचे वाला लेवल J ही है। तो इस पूरी इक्वेशन में J+1 करके नीचे J वैल्यू कर देंगे, तो इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सामने 2bJ+1 जो कि सिंपल रिजिड रोटेटर के केस में भी आता था। अब लेकिन यहाँ पर अब नेगेटिव में -4dJ+1 होल क्यूब एक एनोदर टर्म साथ में लग करके यहाँ पर आ गई, जो कि नॉन रिजिडिटी की वजह से है। तो इस प्रकार से किसी सिंपल नॉन रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला है वो कन्वर्ट हो गया हमारा यहाँ पर 2bJ+1 माइनस में 4dJ+1 होल क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूले से ये एनआरआर के लिए यदि हम पहली रेखा, द्वितीय या तृतीय रेखा की बात करें, या पहले संक्रमण, दूसरे संक्रमण, तीसरे संक्रमण की बात करें, तो पहला संक्रमण का मतलब है कि जब J0 से J1 में वो जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांजिट करे, तो उस केस के अंदर यदि हम इक्वेशन में यहाँ पर J बराबर 0 रखें, ध्यान रखना ये हमने आपको रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रम में ही बताया था कि यहाँ हमें वो J वैल्यू रखनी है जहाँ से संक्रमण हो रहा है। तो जब J0 रखेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2b - 4d सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से थर्ड लाइन कब आएगी, जब J बराबर 2 से 3 में संक्रमण होगा, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 2 4, 4 2 ये 2 का क्यूब, तो अपने आप हो जाएगा यहाँ पर 108d सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम इज नियरली सेम एज दैट ऑफ रिजिड रोटेटर with the slightly shifted spectral lines towards the lower wave number side। यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रम के ही जैसा है, केवल अंतर इतना है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो लोअर वेव नंबर की ओर थोड़ा सा शिफ्टेड हो चुकी है। यदि हम इस डायग्राम को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होने वाले विभिन्न ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रम आरआर और एनआरआर को कंपेयर करते हुए दिखाया है। ये हमारे विभिन्न रोटेशनल लेवल्स हैं, ये ट्रांजिशन है आरआर के केस में, और एनआरआर के केस के अंदर ये ट्रांजिशन है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रिजिड रोटेटर से एनआरआर के केस में रोटेशनल लेवल 3 की जो वैल्यू है, एनर्जी वैल्यू, वो कम है। तो वो एनर्जी वैल्यू इस इक्वेशन में ही दिख रही है, ये नेगेटिव से, इस फैक्टर की वजह से नेगेटिव होकर के एनर्जी वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एनर्जी वैल्यू कम हो रही है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स के बीच का, वो भी कम होता चला जाएगा। तो यदि ब्लू लाइन रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करती है, तो ये जो रेड लाइन है जो कि स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में कम तरंग संख्या की ओर विस्थापित होती हुई नजर आ रही है, वो एनआरआर के लिए हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजिड रोटेटर और नॉन रोटेटर के केस में एकमात्र अंतर जो है वो उनकी एनर्जी इक्वेशन में ही स्पष्ट नजर आ जाता है कि चूंकि एनर्जी इक्वेशन के अंदर ही BJ+1 के साथ ही नेगेटिव में -4dJ+1 होल क्यूब एक एनोदर डिस्टोर्शन कोफिशिएंट्स की वजह से टर्म आ जाती है, तो एनर्जी वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू रोटेशनल लेवल्स आल्सो डिक्रीजेस। इसी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी हमारे यहाँ पर क्या होगी, अपने यहाँ पे लोअर वेव नंबर की ओर विस्थापित होगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में। थैंक यू।